हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पर लेकर आए हैं आपके 29 फरवरी के लिए बायोलॉजी का जो बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने पूरा का पूरा एक ही वीडियो में जितने भी अंतर वाले प्रश्न है सारा का सारा लिया है, इसलिए आप इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हर साल 6 से 7 नंबर के प्रश्न बनते हैं, 6 से 7 नंबर के बनते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो के द्वारा आप जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कितने तारीख के लिए, जो आपका 29 फरवरी को आपका पेपर है ना। किसका गुरुजी पेपर है? अरे गुरुजी जीव विज्ञान का पेपर है गुरुजी। अरे गुरुजी बायोलॉजी का हमारा पेपर है। तो बायोलॉजी का आपका जो पेपर है पूरा का पूरा, उसमें आपका 100% स्कोर होगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार तुरंत फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करिएगा, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाए तुरंत, ठीक है ना। तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए है, और जो भी आपका अंतर वाले प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि बार बार आपके पेपर में रिपीट किया जाता है। चले, सबसे पहला गुरुजी, अरे गुरुजी आप तो यहाँ पे एकदम मचा दिए, गर्दा गर्दा, एकदम गर्दा गर्दा गुरुजी उड़ा दिए। सबसे पहला यहाँ पे सवाल है, पर परागण तथा निषेचन में अंतर बताइए। जी हाँ, पर परागण और निषेचन में क्या अंतर है, ये आपका सबसे पहला वाला यहाँ पे सवाल है। ठीक है, अरे गुरुजी कब कब आया हुआ है, ये हमारा कब कब गुरुजी आया हुआ है, ये आप बता सकते हैं क्या? पहला सवाल तो ये आप देख सकते हैं, आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला यार क्या है, सवाल है। सबसे मोस्ट आईएमपी वाला क्या है, सवाल है। तो जब भी आप ऐसे सवालों का आंसर देना, एक तरफ सबसे पहले लिखे उत्तर, क्या लिखे गुरुजी? उत्तर लिखेंगे। एक तरफ परागण लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? निषेचन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निषेचन लिखेंगे। सर परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है? तो परागण में लिखेंगे, पराग कोषों से बने परागकण उसी जात के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। लेकिन निषेचन में गुरुजी नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है गुरुजी। नर युग्मक मतलब अरे एक शुक्राणु यार, क्या? शुक्राणु। अच्छा गुरुजी, मादा युग्मक में क्या गुरुजी? अरे अंडाणु गुरुजी। क्या बोले तो? अंडाणु। जो अंडाणु होता है और जो शुक्राणु होता है, जो क्या होता है यार करेजा? शुक्राणु। सॉरी यार, कहाँ है ये? मिस्टेक हो जा रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, पूरा इरेज मारो यार। शुक्राणु, शुक्राणु। जो शुक्राणु और अंडाणु है इसका संयुग्मन होता है तो उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। अगला गुरुजी, परागण में पर परागण के लिए अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, जल, कीट पतंगे इत्यादि। यानी कि जबकि वायु परागण की आवश्यकता हो, वायु की आवश्यकता होती है तो वायु परागण, जल की आवश्यकता होती है जल परागण। जैसे जल परागण किसमें होता है, ये बनने वाला प्रश्न है, वैलिसनेरिया। देखिए, जल परागण, जल परागण किसमें होता है? तो सर जो जल परागण होता है वो होता है वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया, जो वैलिसनेरिया होता है उसमें क्या होता है? जल परागण होता है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद इधर लिखेंगे, पराग नलिका के अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद होता है, और यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती है। क्लियर है? उसके बाद अगला इसमें लिखेंगे, परागण में यह क्रिया पहले होनी चाहिए, और निषेचन क्रिया क्या होती है? यह यह बाद में होती है, और इसमें साधनों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें साधनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर वाला। अब दूसरा नंबर वाला सर कैसा सवाल बनेगा पेपर में? दूसरा नंबर वाला जो सवाल बनेगा वो आपका बनेगा, क्या बनेगा? भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए, कि भ्रूण कोष और भ्रूण पोष में क्या अंतर होता है गुरुजी, ये हमें लिखना है। तो एक तरफ आप लोग भ्रूण कोष लिखिए और दूसरी तरफ क्या डालेंगे? भ्रूण पोष डालेंगे। भ्रूण कोष गुरुजी क्या होता है? तो एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है, और यह आवृतबीजी पौधे का मादा इंकुद्भिद होता है। जो भ्रूण कोष होता है यह एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से क्या होता है? परिवर्धित होता है, और साथ ही साथ आवृतबीजी पौधों का क्या होता है? मादा इंकुद्भिद होता है। और भ्रूणपोष त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित यानी 3n केंद्रकों से क्या होता है? यह विकसित होता है। कौन? भ्रूणपोष। भ्रूणकोष की बात करें, यह प्रायः केवल 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्य से बनी सदैव अवृत क्या होती है? संरचना होती है। और भ्रूणपोष की बात करें तो यह अगिनत केंद्रकों वाली संरचना है, जो प्रायः त्रिगुणित यानी कि 3n होती है। प्राय कैसी होती है? 3n होती है, त्रिगुणित होती है।
अगला यहाँ पे यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है और इसमें लिखेंगे यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय तथा अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। अगला लिखेंगे कि सभी आवृतबीजियों के कार्यकारी बीजांड में आवश्यक होता है। कौन होता है? भ्रूणपोष आवश्यक होता है। और जो भ्रूणकोष आवश्यक होता है, भ्रूणपोष, इसका निर्माण निषेचन के बाद होता है। इसका निर्माण किसका? भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के सदैव बाद ही होता है। अगला प्रश्न जो है तीसरा यहाँ पे देखिएगा, परिभ्रूणपोष एक फलभित्ति में अंतर बताइए। यानी परिभ्रूणपोष क्या होता है और फलभित्ति में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। एक तरफ आपको परिभ्रूणपोष लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है? फलभित्ति लिखनी है। क्या लिखनी? फलभित्ति लिखना है। परिभ्रूणपोष क्या होता है? बीजांड काय का खाद्य पदार्थ विकसित होते हुए भ्रूण तथा भ्रूणपोष में एकत्र हो जाता है। अतः यदि बीजांड काय की कुछ परत शेष रह जाती है तो उसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहा जाता है। ठीक है गुरुजी। फलभित्ति यह अंडाशय के परिपक्व होने तथा अंदर बीजांडों के निषेचित होने के बाद अंडाशय भित्ति के रूपांतर से बनने वाली क्या होती है? फलभित्ति संरचना होती है। क्लियर है। अगला परिभ्रूणपोष का उदाहरण क्या हो जाएगा? यह बढ़ते हुए भ्रूणपोष तथा भ्रूण की सुरक्षा करता है। जो भ्रूणपोष होता है और जो भ्रूण होता है बढ़ते हुए, उसका सुरक्षा कौन करता है? परिभ्रूणपोष। और जो फलभित्ति होता है यह बीजों की सुरक्षा तथा उनके विकिरण इत्यादि में क्या करता है? सहायक होता है। ठीक है ना। अगला जो चौथा प्रश्न है यहाँ पे, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर बताइए कि अंडाणु जनन क्या होता है और शुक्राणु जनन क्या होता है। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक, आपके बोर्ड में बनने वाला टॉपिक है। एक तरफ से लिखेंगे अंडाणु जनन और दूसरी तरफ से लिखेंगे क्या? शुक्राणु जनन। चलिए, अंडाणु जनन क्या होता है गुरुजी? जनन उपकला से जनन कोशिकाएं प्राप्त होती है। किसमें? अंडाणु जनन में। और यह क्रिया किसमें होती है? अंडाशय में होती है। शुक्राणु जनन में गुरुजी जनन उपकला से ही जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और यह क्रिया वृषण के अंदर होती है। किसमें? शुक्राणु जनन में। अगला अंडाणु जनन में संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, गुणन प्रावस्था और गुणन प्रावस्था, प्रावस्था और विद्युत प्रावस्था, तथा एक पाया जाता है, सॉरी 3 प्रावस्था होती है। देखिए, पहला गुणन प्रावस्था, ये काट दीजिएगा, दूसरा वृद्धि प्रावस्था, तो तीसरा है आपका परिपक्वन प्रावस्था और अंत में अंडाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। वहीं शुक्राणु जन्म में समान रूप से 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं और अंत में शुक्राणु का क्या होता है? इसमें निर्माण होता है। किसमें? शुक्राणु जनन में। और यहाँ पे अगला है, गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होता है और अंडजन कोशिकाओं क्या होता है? निर्माण होता है। किसमें? अंडाणु जन्म में। और शुक्राणु जन्म में गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होते ही किंतु शुक्राणु कोशिकाएं इसमें बनती है। किसमें? आपका शुक्राणु जनन में। ठीक है ना। इसमें गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होता है किंतु शुक्राणु जन कोशिकाएं इसमें बनती है। किसमें? शुक्राणु जन में। अगला है आपका इसमें अंतर, अंडाणु जन में और क्या क्या लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे, परिपक्व प्रावस्था में एक अर्धसूत्री विभाजन, जिनके 2 विभाजन हाश विभाजन और समसूत्रण में काफी अंतराल होता है। किसमें? अंडाणु जन में। और शुक्राणु जन की बात करें, परिपक्व प्रावस्था में संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होता है किंतु दोनों भागों में अंतराल नहीं होता है। दोनों भागों में अंतराल बिल्कुल भी नहीं होगा। अंडाणु जन में अगला क्या लिखेंगे? एक ही मादा युग्मक बनता है और इसे अंडाणु कहते हैं और अन्य कोशिकाएं ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। और शुक्राणु जन में इसमें एकमात्र कोशिका से 4 नर युग्मक बनते हैं। 4 नर युग्मक बनते हैं। क्लियर है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए जो कि लास्ट प्रश्न है, विदलन एवं समसूत्री विभाजन में आपको अंतर लिखना है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न यार, और जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्यों ना हम वही बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्नों को पढ़ें और हमारे बोर्ड में हमें अच्छा नंबर दिलाए। तो यहाँ पे एक तरफ रखेंगे करेजा विदलन और दूसरी तरफ रखेंगे समसूत्री विभाजन। क्या रखेंगे? समसूत्री विभाजन। विदलन में क्या लिखेंगे? युग्मनज। बोले तो जायगोट में होने वाली क्रिया विदलन कहलाती है। जायगोट में होने वाली क्रिया को विदलन कहते हैं और सामान्य कायिक कोशिकाओं में होने वाली क्रिया क्या कहलाती है सर? समसूत्री विभाजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समसूत्री सर विभाजन कहलाती है। यह काफी कम समय की होती है। कौन? विदलन। और केवल डीएनए का ही संश्लेषण होता है, अन्य इसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन गुरुजी समसूत्री विभाजन में अंतरावस्था लंबी क्रिया होती है जिसमें संश्लेषणात्मक क्रियाएं भी होती हैं। किसमें? आपका समसूत्री विभाजन में। अगला विदलन क्या लिखेंगे? अंतरावस्था में इस प्रकार कोशिका विभाजन नहीं होता है और समसूत्री विभाजन में कोशिका वृद्धि होती है तथा संख्या के साथ
कोशिकाएं के परिमाप में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसमें, समसूत्री विभाजन में। परिवर्धित होते हुए भ्रूण के परिमाप में कोई वृद्धि नहीं होता, किसी में विदलन में। और समसूत्री विभाजन क्या लिखेंगे, इससे बनने वाली संरचना के परिमाप में भी क्या होती है, बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, किसमें, समसूत्री विभाजन में। तो ये चीज आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहा आपका 5 सबसे महत्वपूर्ण वाले प्रश्न, जो कि आपके जीव विज्ञान 29 फरवरी के लिए है। और ये प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो आराम से आपका 6 से 7 नंबर बिल्कुल बायोलॉजी में पक्का हो जाएगा। हर साल पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।